सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे डिसीजंस को चुपचाप कंट्रोल कर रहा हो और तुम्हें इसका पता भी ना चले। यही है डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसा काला सच जो दिखता नहीं, पर हमारी हर फीलिंग, हर सोच, हर बिहेवियर को चुपचाप चलाता है, जैसे कोई अदृश्य रिमोट कंट्रोल। ये किताब डार्क सिचोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन बाय एमी ब्राउन एक दरवाजा खोलती है उस दुनिया का, जहां लोग आपकी अच्छाई का, आपके इमोशंस का और आपकी मासूमियत का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। इस दुनिया में लोग गैस लाइटिंग करते हैं, मतलब आपको आपकी ही रियलिटी से दूर कर देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपकी गिल्ट और फियर को हथियार बना देते हैं। लव बॉम्बिंग करते हैं, पहले आपको आदत बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे तोड़ देते हैं। मैनिपुलेटर्स आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप खुद को ही ब्लेम करने लगते हो। आपको लगता है शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं, शायद मैं ही खराब हूं। और यही उनकी जीत होती है। डार्क साइकोलॉजी कोई बुक नॉलेज नहीं है, ये आज की दुनिया का रियलिटी है। आपके टॉक्सिक दोस्त, कंट्रोलिंग पार्टनर, क्लेवर बॉस या वो स्वीट दिखने वाला इंसान जो आपको अंदर से खत्म कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे मैनिपुलेशन कैसे शुरू होती है, मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं और आप कैसे खुद को बचा सकते हो उस इनविजिबल अटैक से जो हर दिन आपकी थिंकिंग को कमजोर कर रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आप खुद भी किसी के साइकोलॉजिकल कंट्रोल में हो और आपको पता भी ना चले, क्योंकि आज की दुनिया में जिसने डार्क साइकोलॉजी नहीं समझी वो किसी और की पपेट बनकर रह जाएगा। तो इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके दिमाग की सुरक्षा है। चैप्टर 1, द कोर ऑफ मैनिपुलेशन, हाउ मैनिपुलेटर्स थिंक एंड ऑपरेट। किताब की शुरुआत इस सवाल से होती है, मैनिपुलेशन असल में होता क्या है। कई लोग सोचते हैं कि जब कोई इंसान जबरदस्ती करता है, जोर डालता है या इमोशनल ड्रामा करता है, वही मैनिपुलेशन है। लेकिन एमी ब्राउन बताती हैं, मैनिपुलेशन एक साइलेंट वॉर है जो आपकी सोच में छेड़खानी करके लड़ी जाती है। मैनिपुलेटर्स फोर्स नहीं करते, वो धीरे धीरे आपकी सोच बदलते हैं, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां वो चाहते हैं। और आपको लगता है कि ये तो मैंने खुद सोचा था। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम मैनिपुलेशन को पहचानना नहीं सीखते, तब तक हम अपनी ही लाइफ में पपेट बनकर जीते हैं, बिना ये समझे कि हमारे डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। एमी ब्राउन कहती हैं कि एक मैनिपुलेटर कभी सामने से वार नहीं करता, वो आपके माइंड के अंदर घुसकर खेल खेलता है, और जब तक आप समझते हो, बहुत देर हो चुकी होती है। इस चैप्टर में एमी ब्राउन हमें डेनियल की कहानी बताती है, एक ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत नॉर्मल, एजुकेटेड और चार्मिंग दिखता था। लोगों को लगता था वो उनका सच्चा दोस्त है, उनकी केयर करता है, लेकिन असल में वो उनकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रहा था। डेनियल हर इंसान की कमजोरी पर ध्यान देता। कोई अकेला है, किसी को अप्रूवल चाहिए, कोई इनसिक्योर है, वो उन इमोशनल गैप्स को पकड़ता और धीरे धीरे उन पर कब्जा करता। वो किसी को जोर से कुछ नहीं कहता था, बस उनकी बातों में गिल्ट का बीज बोता, सिंपैथी जताता, और फिर वो लोग वही करते जो डैनियल चाहता। उन्हें लगता था कि ये तो उनका खुद का डिसीजन है। ऑथर का संदेश, मैनिपुलेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। एमी ब्राउन कहते हैं, मैनिपुलेटर्स जबरदस्ती नहीं करते, वो आपको गाइड करते हैं ताकि आप वही डिसीजन लो जो उन्हें चाहिए और आपको लगे कि ये आपकी अपनी सोच है। यानी वो आपका माइंड हैक करते हैं। मैनिपुलेटर्स 3 साइकोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। 1, ऑब्जर्वेशन, वो बहुत ध्यान से आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और इमोशंस को रीड करते हैं। 2, ट्रिगरिंग इमोशंस, गिल्ट, फियर, डाउट, सिंपैथी या ओवर कॉन्फिडेंस जैसा कोई भी इमोशन जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। 3, साइलेंट कंट्रोल, वो कुछ ऐसा कहते या करते हैं जिससे आप खुद उनके लिए काम कर दें, बिना ये जाने कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो। अब बात करते हैं रियल लाइफ में इससे कैसे बचें। 1, इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाइए। अगर कोई इंसान बार बार आपको गिल्ट महसूस करा रहा है, सिंपैथी के बहाने आपके बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो सतर्क हो जाइए। 2, क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिए। मैनिपुलेटर्स तब तक घुसपैठ करते हैं जब तक आप नो कहना नहीं सीखते। 3, हर इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व कीजिए,
खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से सोचकर ये कर रहा हूं या कोई मुझे सटली पुश कर रहा है। 4. ओवर ट्रस्टिंग से बचिए। ट्रस्ट करना अच्छा है, पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अपने ही मेंटल रिमोट को किसी और के हाथ में देना है। क्या आप भी ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन इस किताब में सिर्फ बचाव नहीं सिखाती, वो ये भी बताती हैं कि अगर आप चाहें तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं, स्मार्टली और एथिकली। जैसे लोगों की इमोशनल नीड्स समझकर उनसे जुड़ना, किसी को डिसीजन लेने में गाइड करना, बिना जबरदस्ती किए साइलेंट सजेशन से किसी की सोच को जेंटली शिफ्ट करना। लेकिन ऑथर साफ करती है, इन स्किल्स को हथियार की तरह नहीं, एक ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, अगर आप ये नहीं जानते कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो शायद आप हर दिन किसी इनविजिबल कंट्रोल के अंडर जी रहे हैं। एमी ब्राउन हमें चेतावनी देती है, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बिना एक शब्द बोले आपकी सोच को अपनी पपेट बना सकते हैं। और अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो ये मैनिपुलेशन आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और पीस तीनों को स्लोली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस नॉलेज को लाइटली मत लीजिए, इसे अपनी पहली डिफेंस लाइन बनाइए। चैप्टर 2, गैस लाइटिंग, द आर्ट ऑफ ट्विस्टिंग रियलिटी। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बात करती है जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान की सोच, याददाश्त और खुद पर भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसका नाम है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल वेपन है, जहां मैनिपुलेटर आपको ये यकीन दिला देता है कि आप ही गलत हो। आपने जो देखा वो नहीं देखा, जो सुना वो नहीं सुना, जो महसूस किया वो सिर्फ आपका वहम था। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोई बार बार आपको ये कहे कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम ही हर बार गलती करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। गैस लाइटिंग आपके रियलिटी चेक सिस्टम को ही तोड़ देता है, और जब आपको अपनी सोच पर भरोसा नहीं रहता, तब कोई और आपकी सोच को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। एमी ब्राउन एक लड़की अलीसिया की कहानी बताती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, लेकिन कुछ चीजें उसे हमेशा अजीब लगती थीं। वो जब भी किसी बात पर नाराज होती, उसका बॉयफ्रेंड कहता, तुम बेवजह रिएक्ट कर रही हो, ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुम्हें हमेशा ड्रामा करना होता है, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। धीरे धीरे अलीसिया को लगने लगा कि शायद वही गलत है। वो अपोलोजाइज करने लगी ऐसी बातों के लिए जो उसने कभी की ही नहीं थीं। एमी ब्राउन कहती हैं, ये क्लासिक गैस लाइटिंग था। उसका पार्टनर बार बार उसकी मेमोरी, फीलिंग्स और जजमेंट को इनवैलिड कर रहा था, ताकि वो इमोशनली कमजोर बन जाए और पूरी तरह उससे डिपेंड हो जाए। एमी ब्राउन लिखती हैं, गैस लाइटिंग एक स्लो पॉइजन की तरह है, जो पहले आपके भरोसे को मारता है, फिर आपकी सोच को, और आखिर में आपकी आइडेंटिटी को चुपचाप खत्म कर देता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अगर वो आपके माइंड को कंफ्यूज कर दें, तो वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। गैस लाइटर्स का मेन मकसद होता है आपकी रियलिटी को झूठलाना, आपको इमोशनली अनस्टेबल फील कराना, खुद को सुपीरियर और आपको क्रेजी साबित करना। अब बात करते हैं रियल लाइफ में इससे कैसे बच सकते हैं। 1. अपने अनुभव को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, अपने फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। 2. जर्नल रखिए, हर घटना, हर कॉन्वर्सेशन को लिखिए, ताकि जब कोई कहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आपके पास प्रूफ हो। 3. सपोर्ट सिस्टम बनाए, किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात कीजिए जो न्यूट्रल होकर चीजों को समझ सके। 4. गैसलाइटिंग के आम फ्रेज पहचानिए, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें हर बात गलत लगती है, तुम्हें सब भूल जाता है, तुम पागल हो गए हो क्या। 5. बाउंड्रीज लगाइए, अगर कोई इंसान बार बार आपकी रियलिटी को क्वेश्चन करता है तो उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। क्या आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन साफ कहती हैं, गैसलाइटिंग को वेपन की तरह यूज करना डेंजरस है, लेकिन आप इसे पहचान कर स्मार्ट बन सकते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस में, जैसे टॉक्सिक वर्कप्लेस पॉलिटिक्स या एक्सट्रीम नेगोशिएशन में, लोग गैसलाइटिंग जैसे टूल्स का यूज करते हैं, लेकिन ऑथर चेतावनी देती हैं कि जो चीज किसी को तोड़ सकती है, वो आपके अंदर भी जहर भर सकती है। इसलिए अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो ट्रूथ के साथ कीजिए,
इल्यूजन के साथ नहीं। इस चैप्टर में एमी ब्राउन बताती हैं कि गैस लाइटिंग केवल मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक साइलेंट अटैक है आपकी पहचान पर, आपकी यादों पर और आपकी आत्मा पर। अगर आपने अपनी ही आंखों पर भरोसा करना छोड़ दिया तो ये दुनिया आपको कुछ भी बिलीव करवा सकती है। इसलिए गैस लाइटिंग को पहचानना, उससे बाहर निकलना और खुद पर दोबारा भरोसा करना, ये आपकी इमोशनल फ्रीडम का पहला स्टेप है। चैप्टर 3, इमोशनल ब्लैकमेल यूजिंग फियर, गिल्ट एंड ऑब्लिगेशन। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक को उजागर करती है जो किसी तेज चाकू से नहीं बल्कि आपके इमोशंस से आपको कंट्रोल करती है। इसका नाम है इमोशनल ब्लैकमेल। ये मैनिपुलेशन का सबसे साइलेंट और सबसे पेनफुल तरीका होता है, जहां कोई इंसान आपके डर, गिल्ट और फर्ज को इस तरह यूज करता है कि आप उनकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे आप अंदर से टूट क्यों ना रहे हों। ये चैप्टर क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल हर जगह होता है, परिवारों में, रिलेशनशिप्स में, ऑफिसेज में और यहां तक कि दोस्ती में भी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर ब्लैकमेलर आपको इमोशनल मजबूरी के नाम पर गिल्ट ट्रिप में डाल देता है। आपको लगता है कि अगर आपने ना कहा तो आप सेल्फिश हैं, आप बुरे इंसान हैं। पर सच्चाई ये है, वो आपको इमोशनली ट्रैप कर रहा है ताकि आप उसकी मर्जी से जिएं, अपनी नहीं। एमी ब्राउन एक एग्जाम्पल देती हैं। रितेश एक 28 साल का लड़का था जो अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां हमेशा कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं अकेले मर जाऊंगी। अच्छे बेटे ऐसे नहीं करते। रितेश को गिल्ट फील कराया जाता, हर उस बात पर जिसमें वो अपनी जिंदगी के लिए सोचता। एमी ब्राउन बताती हैं कि ये टिपिकल इमोशनल ब्लैकमेल है, जहां गिल्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि रितेश अपनी मां की कंट्रोल से बाहर ना जा सके। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन लिखती है, इमोशनल ब्लैकमेल एक ऐसी चुपचाप जंजीर है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन हर दिन उसमें फंसा हुआ महसूस करते हो। ब्लैकमेलर इन 4 टूल्स का इस्तेमाल करता है। 1, फियर, डर, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 2, गिल्ट, गिल्ट, तुम्हारी वजह से मेरी हालत ये हुई है। 3, फर्ज, फर्ज, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे लिए ये करो। 4, चुप सज्जा, चुप सज्जा, बात करना बंद कर देना, इग्नोर करना या इमोशनल डिस्टेंस बना लेना। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, बाउंड्रीज सेट कीजिए। याद रखिए, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फिशनेस नहीं। 2, गिल्ट वर्सेस मैनिपुलेशन पहचानिए, क्या आप सच में गलत हैं या बस गिल्ट फील कराया जा रहा है। 3, असर्टिव बनिए, अग्रेसिव नहीं, अपने फैसलों पर कामली स्टैंड कीजिए बिना जस्टिफाई किए। 4, इमोशनल स्क्रिप्ट्स तोड़िए, अगर कोई बार बार कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो समझ लीजिए ये लव नहीं, कंट्रोल है। 5, सेल्फ वैलिडेशन सीखिए, अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो किसी के गिल्ट ट्रैप में मत आइए। क्या इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन कहती हैं, हाँ, कुछ लोग इसे यूज करते हैं इन्फ्लुएंस के लिए। जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉई से कहता है, अगर तुमने ओवर टाइम नहीं किया तो तुम्हारी लॉयल्टी पर शक होगा। या एक पार्टनर कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी हर बात मानोगे। लेकिन ऑथर ये भी साफ कहती हैं, जो इमोशन को वेपन बना लेता है वो रिश्ते नहीं, कंट्रोल पालता है। एमी ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको इमोशनल गिल्ट की जंजीरों से बांध देता है। इसीलिए हर इंसान को ये सीखना जरूरी है कैसे अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करें और कैसे गिल्ट और डर के जाल से खुद को बाहर निकालें। अगर आप अपने डिसीजंस फियर, गिल्ट और ऑब्लिगेशन से नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से लेने लगें तो कोई भी आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चैप्टर 4, नार्सिसिस्टिक कंट्रोल, द चार्म ट्रैप। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप की बात करती है, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन। यानी वो लोग जो पहले आपकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आते हैं, आपको प्यार, अटेंशन और केयर से भर देते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह उन पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं तो वही लोग आपको धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी तोड़ने लगते हैं। ये चैप्टर क्यों इतना जरूरी है?
क्योंकि नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, ऑफिसेस में और कभी कभी घर के अंदर भी। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनका चार्म, उनकी तारीफ करने की कला और आपकी इमोशनल नीड्स को पहचानने की चालाकी। पर याद रखिए, जो इंसान आपको बिना वजह आसमान पर चढ़ाता है वही आपको सबसे नीचे भी गिरा सकता है। एमी ब्राउन बताती हैं एक लड़की टानू की कहानी, जिसकी मुलाकात रघाव से एक कैफे में हुई थी। रघाव बेहद चार्मिंग था। वो हर दिन टानू को कॉम्प्लीमेंट्स देता, सरप्राइज गिफ्ट्स लाता और कहता, तुम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज हो। टानू को लगने लगा यही सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ महीनों बाद रघाव बदलने लगा। वो कहता, तुम्हारे दोस्त बुरे हैं, उनसे मत मिलो। तुम मेरी वजह से ही इतनी कॉन्फिडेंट हो। अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो मेरी हर बात मानो। धीरे धीरे टनू की आइडेंटिटी खोने लगी। वो हर चीज में रघव से अप्रूवल मांगने लगी और उसे लगने लगा कि बिना रघाव के वो कुछ भी नहीं है। एमी ब्राउन बताती हैं, ये नार्सिसिस्टिक कंट्रोल है, जहां प्यार एक जाल है और चार्म एक हथियार। एमी ब्राउन लिखती हैं, नार्सिसिस्ट्स तुमसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ से प्यार करते हैं। जब तारीफ बंद होती है उनका लगाव भी खत्म हो जाता है। नार्सिसिस्ट्स 3 स्टेज में कंट्रोल करते हैं। 1, आइडियलाइजेशन, ख्वाब बनाना, आपको इतना प्यार और अटेंशन देना कि आप उन्हें परफेक्ट मान लें। 2, डिवैल्यूएशन, गिराना, आपको क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना और सेल्फ डाउट में डालना। 3, डिस्कार्ड, फेंक देना, जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते तो वो आपको इमोशनली अबैंडन कर देते हैं। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, लव बॉम्बिंग से सतर्क रहिए। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही बहुत ज्यादा प्यार, कमिटमेंट या अटेंशन दे रहा है तो ऑब्जर्व कीजिए, सरेंडर मत कीजिए। 2, बाउंड्रीज क्लियर रखिए। कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अगर वो आपकी फ्रीडम और आइडेंटिटी छीन रहा है तो वो सही इंसान नहीं है। 3, गैसलाइटिंग पहचानिए। नार्सिसिस्ट अक्सर आपके डिसीजंस, इमोशंस और मेमोरी पर डाउट डालते हैं। एग्जाम्पल, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। 4, इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ बनाइए। अपने कॉन्फिडेंस को किसी और की तारीफों पर डिपेंड मत कीजिए। आप खुद काफी हैं और आपकी वैल्यू किसी और की अप्रूवल से तय नहीं होती। क्या इस टेक्निक को आप दूसरों पर यूज कर सकते हैं? एमी ब्राउन साफ कहती हैं, नार्सिसिस्टिक चार्म एक डार्क आर्ट है। कुछ लोग इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं, अटेंशन पाने के लिए या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। एक मैनिपुलेटर इस टेक्निक से किसी को एडिक्ट बना सकता है, क्योंकि जब आप किसी को एक्सट्रीम लव और फिर एक्सट्रीम साइलेंस देते हैं तो सामने वाला इमोशनली टूटने लगता है। लेकिन ऑथर चेतावनी देती हैं, ये टेम्पोरेरी कंट्रोल है और लॉन्ग टर्म में इंसान खुद भी खाली और अकेला महसूस करने लगता है। एमी ब्राउन इस चैप्टर में समझाती हैं, अगर प्यार एक ट्रैप जैसा लगने लगे, अगर कोई इंसान चार्म की एड में आपकी आजादी छीनने लगे, तो वो प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। इसलिए सच्चे कनेक्शन में चार्म नहीं, रिस्पेक्ट और बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई आपके आइडेंटिटी को क्रश करके अपना प्यार साबित कर रहा है तो वो इंसान नहीं, एक नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर है। चैप्टर 5, कोवर्ट मैनिपुलेशन, साइलेंट वेपन्स ऑफ द माइंड। एमी ब्राउन इस चैप्टर में उन टेक्निक्स की बात करती है जो न जोर से चिल्लाती हैं न सामने दिखती हैं, लेकिन फिर भी ये टेक्निक्स आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और सोच को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। कोवर्ट मैनिपुलेशन यानी वो चालें जो सामने वाला खुलेआम नहीं चलता, बल्कि चुपचाप आपके दिमाग के अंदर जहर की तरह फैलाता है, बिना आपकी परमिशन के और बिना आपको नोटिस करने दिया। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि यही मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस इनविजिबल जाल में फंसते जा रहे हैं। ये टैक्टिक्स नॉर्मल दिखती हैं, थोड़ा सार्केज्म, हल्की सी नजरअंदाजी या बार बार मजाक में किसी की कमियों को उठाना, लेकिन असल में ये छोटे छोटे हथियार आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खा जाते हैं। रमेश एक मेहनती एम्प्लॉई था। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन प्रतीक, उसका एक कॉलीग, हमेशा हल्के अंदाज में ताने मारता था। तेरे जैसे लोग तो बस बॉस को खुश कर लेते हैं, तू काम नहीं दिखावा करता है, तू लकी है, मेहनत से कुछ नहीं मिलता। रमेश पहले हंस देता था,
लेकिन फिर वो अपने काम पर डाउट करने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं वाकई डिजर्विंग हूं? क्या लोग मेरी सक्सेस को झूठ मानते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं, यही है कवर मैनिपुलेशन, जहां मैनिपुलेटर सामने से कुछ नहीं करता, पर आपके अंदर इनसिक्योरिटी भरता रहता है। एमी ब्राउन साफ लिखती है, छिपे हुए चालाक लोग तुम्हारे कामों पर सवाल नहीं उठाते, वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार करते हैं। वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को लक बताते हैं, आपके एफर्ट्स को ओवर रिएक्शन कहते हैं, आपके ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक कहकर नीचे गिराते हैं। इनकी खास पहचान होती है बार बार मजाक में इंसल्ट करना, आपकी बातों को इग्नोर करना, दूसरों के सामने सटल कंपैरिजन करना और आपको गिल्टी फील कराना, बिना कुछ सीधा कहे। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। पेड इमोशनल पैटर्न्स पहचानिए। अगर कोई इंसान आपके साथ हर इंटरैक्शन के बाद आपको छोटा, कमजोर या गिल्टी फील कराता है, तो सतर्क हो जाइए। 2. वर्ड्स के पीछे की इंटेंशंस समझिए। कई बार बातें मजाक लगती हैं, लेकिन उनका मकसद चोट पहुंचाना होता है। 3. बाउंड्रीज बनाइए, चाहे कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो या कॉलीग। अगर वो बार बार आपको मानसिक रूप से शुष्क कर रहा है, तो साफ और शांत तरीके से लिमिट सेट कीजिए। 4. पॉजिटिव वैलिडेशन ढूंढिए। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई गलत हूं या सामने वाला मुझे ऐसा फील करवा रहा है? अपने स्ट्रेंथ्स को खुद वैलिडेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि कोवर्ट मैनिपुलेटर्स वहीं सक्सेसफुल होते हैं जहां आपके अंदर डाउट होता है। क्या आप इस टैक्टिक को दूसरों पर यूज कर सकते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं कि कोवर्ट मैनिपुलेशन एक ऐसी ट्रिक है जिसे लोग ज्यादातर इनसिक्योर पावर गेन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई खुद को छोटा फील करता है, तो वो दूसरों को सटल इंसल्ट्स, टॉन्ट्स और इमोशनल जैब्स से नीचे खींचता है, ताकि खुद को पावरफुल महसूस कर सके। एग्जाम्पल, किसी की खुशी को कम कर देना या उसके कॉन्फिडेंस पर क्वाइटली अटैक करना। लेकिन ऑथर ये भी चेतावनी देती है, जो इंसान दूसरों को साइलेंट वेपन्स से गिराता है, वो खुद कभी ऊपर नहीं उठता। एमी ब्राउन इस चैप्टर में कहती हैं, मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी ये एक हल्की हंसी होती है, एक गहरी चुप्पी होती है, या एक ऐसा शब्द जो सीधा नहीं मारता, लेकिन अंदर तक असर कर जाता है। अगर आप चाहें कि कोई और आपकी सोच ना कंट्रोल करे, तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। चैप्टर 6, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, द साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस। एमी ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी का इस्तेमाल करके लोग आपकी सोच, फैसले और विश्वासों को कंट्रोल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एनएलपी कोई जादू नहीं है। ये लैंग्वेज पैटर्न्स, बॉडी लैंग्वेज और मेंटल ट्रिगर्स का वो खेल है जो इंसान के दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने का काम करता है। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि एनएलपी का इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है, मार्केटिंग में, पॉलिटिक्स में, सेल्स में, रिलीजियस ग्रुप्स में, और यहां तक कि आपके आसपास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक्स नहीं समझेंगे, तो आप कभी यह पहचान नहीं पाएंगे कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कैसे। सुराज एक फिटनेस एंथुसियास्ट था। उसका ट्रेनर उसे एक महंगा सप्लीमेंट प्लान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुराज थोड़ा डगमगाया। अब यहां एनएलपी शुरू हुआ। ट्रेनर ने उससे कहा, आप तो कमिटमेंट वाले इंसान हो, जो चीज शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं, राइट? सुराज ने हां कहा। फिर उसने कहा, तो एक समर्पित इंसान जैसे आप इस बदलाव को आधे रास्ते में छोड़ तो नहीं देंगे, सही कहा ना? सुराज ने एक बार फिर हां कहा और आखिर में सप्लीमेंट ले लिया। एमी ब्राउन बताती हैं कि ये यस चेन एक एनएलपी ट्रिक है, जिसमें इंसान से बार बार हां कहलवाकर उसका दिमाग एक पैटर्न में बांध दिया जाता है, ताकि आखिरी सवाल पर भी वो बिना सोचे हां कह दे। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन बताती हैं कि एनएलपी एक साइंस है, जिसमें इंसान की लैंग्वेज और ब्रेन पैटर्न्स को डिकोड करके उसे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस सुनाए जाते हैं जो सीधे उसके सबकॉन्शियस में उतर जाए। ऑथर कहती हैं, एनएलपी वाले चालाक लोग तुमसे बहस नहीं करते, वो तुम्हारे ही शब्दों से तुम्हारी सोच को मोड़ देते हैं। मतलब वो आपकी ही बातों को पकड़कर, उन्हीं को हथियार बनाकर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जमाते हैं। कुछ एनएलपी तकनीकें। 1. एनचोरिंग, एक विशिष्ट शब्द या हाथ से आपको कोई भावना याद दिला देना। 2. मिररिंग,
आपकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका कॉपी करना ताकि ट्रस्ट बने। 3. एम्बेडेड कमांड्स, एक नॉर्मल सेंटेंस में हिडन ऑर्डर छिपा देना, जैसे जब आप ये खरीद लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया है। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. सवालों की पैटर्न पहचानिए। अगर कोई बार बार आपको हां कहलवा रहा है या आपकी बातें दोहरा रहा है तो सतर्क हो जाइए। 2. इमोशनल ट्रिगर्स को पॉज दीजिए। अगर कोई बात आपके इमोशन को सडनली टच कर रही है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। एक पॉज आपकी प्रोटेक्शन बन सकती है। 3. अनकंफर्टेबल परसुएशन पर ना कहना सीखिए। एनएलपी का असर तभी होता है जब आप रेजिस्ट नहीं करते। फर्म और रिस्पेक्टफुल ना भी एक ताकत है। 4. ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। एनएलपी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी मिमिक्री भी इसका हिस्सा है। क्या आप इस ट्रिक को दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन कहती हैं कि एनएलपी को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना, बैड हैबिट्स छुड़वाना या सेल्फ इमेज इंप्रूव करना। लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल लोगों को इन्फ्लुएंस करने और खुद के फायदे के लिए करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन, सेल्फिश लीडर्स या मैनिपुलेटिव सेल्समैन। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सीखिए एथिकली, क्योंकि किसी की मेंटल प्रोग्रामिंग के साथ खेलना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमी ब्राउन इस चैप्टर के आखिर में कहती हैं, शब्द सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होते, ये हथियार होते हैं, जादू होते हैं और दिमाग के ताले खोलने की चाबी भी। अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे शेप कर रही है, तो आपको वर्ड्स के पीछे की साइंस को समझना होगा, वरना आप हर उस इंसान के हाथ में रिमोट बन जाएंगे जो इस प्रोग्रामिंग को समझता है। चैप्टर 7, सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग थ्रू एनवायरनमेंट एंड पोजीशन। एमी ब्राउन इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही खतरनाक और चालाक मैनिपुलेशन टेक्निक से रूबरू कराती है, जिसे कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। ये वो तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति आपके एनवायरनमेंट, सेटिंग और सोशल रोल का इस्तेमाल करके आप पर भरोसे का इल्यूजन बनाता है और फिर उसी भरोसे के सहारे आपको मैनिपुलेट करता है। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही कॉमन और इनविजिबल तरीका है जहां मैनिपुलेटर आपको मेंटली कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अपने स्टेटस, यूनिफॉर्म, टोन या सेटिंग से आपको मानसिक दबाव में लाता है। आपने सोचा तक नहीं होता और आप उसकी बात मान जाते हैं। अगर आप इस ट्रिक को पहचानना नहीं सीखेंगे तो आप हर उस इंसान के हाथ का पपेट बन जाएंगे जो अपने सराउंडिंग्स का इस्तेमाल करता है इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। एमी ब्राउन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हैं, जहां एक आईटी कंपनी में अनुज नाम का एम्प्लॉई था। एक दिन ऑफिस में एक आदमी आया, फॉर्मल कपड़ों में, कॉन्फिडेंट आवाज में, उसके हाथ में आईडी बैज भी था। उसने कहा, आई एम फ्रॉम द आईटी ऑडिट टीम, मुझे आपके सिस्टम की कुछ फाइल्स वेरीफाई करनी है। अनुज ने बिना ज्यादा सोचे उसे एक्सेस दे दिया और कुछ ही मिनटों में सेंसिटिव डेटा चोरी हो गया। बाद में पता चला वो आदमी आईटी टीम से था ही नहीं, उसने बस एनवायरनमेंट और रोल का इल्यूजन क्रिएट किया था और ट्रस्ट गेन कर लिया। एमी ब्राउन इसे कहती हैं, मैनिपुलेटर हमेशा आपकी सोच नहीं बदलते, कई बार वो बस सही नकाब पहन लेते हैं। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन बताती हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कई फील्ड्स में होता है, फ्रॉड, कॉर्पोरेट एस्पिनाज, कल्ट रिक्रूटमेंट और यहां तक कि रिलेशनशिप्स में भी। कुछ कॉमन टैक्टिक्स हैं। 1. ऑथोरिटी इल्यूजन, यूनिफॉर्म पहनकर या कॉन्फिडेंट टोन में बात करके ट्रस्ट बनाना। 2. एनवायरनमेंटल फ्रेमिंग, सेटिंग को ऐसा दिखाना जैसे सब कुछ ऑथेंटिक और ऑफिशियल हो। 3. रेसिप्रोसिटी, हैक, पहले कुछ फेवर देकर बाद में बड़ा रिटर्न मांगना। 4. रोल प्लेइंग मैनिपुलेशन, खुद को कोई हायर या ट्रस्टेड रोल में पेश करना। ऑथर बताती हैं कि मैनिपुलेटर सिर्फ इंसान नहीं होता, कभी कभी माहौल ही मैनिपुलेशन बन जाता है। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर यूनिफॉर्म, हर बैच पर भरोसा मत कीजिए, बाहरी रूप देखकर तुरंत ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए। 2. हर सेटिंग को ऑब्जर्व कीजिए, अगर कोई एनवायरनमेंट आपको अचानक प्रोफेशनल या प्रेशराइजिंग लग रहा है तो पॉज कीजिए। ट्रस्ट तभी कीजिए जब आप वेरीफाई कर सकें। 3. कौन हो तुम? सवाल करने से डरो मत। अगर कोई अथॉरिटी दिखा रहा है
तो पोलाइटली उसका वेरिफिकेशन पूछना आपका हक है। 4. इमोशंस वर्सेस सेटिंग अलग कीजिए। माहौल को देखकर इमोशन में ना बहें। ध्यान दीजिए कि पर्सन क्या कह रहा है, सिर्फ कैसे कह रहा है नहीं। क्या आप सोशल इंजीनियरिंग दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का यूज सिर्फ बुरा नहीं होता, आप इसे पॉजिटिव परसुएजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा टीचर बनकर स्टूडेंट को इंस्पायर करना, एक कॉन्फिडेंट लीडर बनकर किसी को एनकरेज करना, एक काम सेटिंग में टफ बात करना ताकि सामने वाला डरे नहीं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए किया गया तो ये आपके कैरेक्टर और भरोसे को खत्म कर देता है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेशन हमेशा शब्दों से नहीं होता। कई बार ये सिर्फ इस बात पर होता है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे खड़े रहते हैं। इसलिए हर वो इंसान जो दिखावे, पावर और माहौल के जरिए आपके ऊपर असर डाल रहा है, उसे पहचानिए, क्योंकि कुछ लोग इंसान नहीं, एक पूरा स्क्रिप्ट बन जाते हैं जो सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। चैप्टर 8, बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस, रीडिंग एंड यूजिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स। एमी ब्राउन इस चैप्टर में हमें बताती हैं कि किस तरह से बिना बोले, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए एक इंसान को समझा जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है और यहां तक कि उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये नॉन वर्बल सिग्नल्स हमारी बॉडी और चेहरे पर सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ना सीख गए तो आप झूठ, गिल्ट, मैनिपुलेशन और हिडन इंटेंशंस को डिकोड कर सकते हैं बिना एक भी वर्ड बोले। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि मैनिपुलेटर सिर्फ बातों से काम नहीं करता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी आप पर असर डालता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग ये सिग्नल्स देख ही नहीं पाते। अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी सिग्नल पढ़ना नहीं जानते तो आप उस जाल में फंस सकते हैं जिसे वो सामने वाला बिना बोले बुन रहा है। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल देती हैं जहां रोहित नाम का एक छोटा बिजनेसमैन था। एक दिन एक बहुत पॉलिश्ड, प्रोफेशनल लुकिंग इन्वेस्टर उसके पास आया। बातों में वो इन्वेस्टर बहुत भरोसेमंद लगा, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा, रोहित ने उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी लिप कंप्रेशन देखी, यानी होंठों को कस के दबाना। यह सिग्नल होता है छुपी हुई एंजाइटी या गिल्ट का। रोहित सतर्क हो गया और बाद में पता चला कि वो इन्वेस्टर कई फ्रॉड डील्स में शामिल था। एमी ब्राउन बताती हैं, बॉडी नेवर लाइज। अगर आप देखना सीख जाए तो चेहरे पर सच्चाई साफ दिखती है। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन ने इस चैप्टर में कई माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स बताए हैं। लिप कंप्रेशन, कुछ छुपाने की कोशिश; आईब्राउ रेज, हैरानी या डर; क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंस या डिसएग्रीमेंट; टचिंग द नेक, नर्वसनेस; फेक स्माइल वर्स रियल स्माइल, सच्चे और झूठे इरादों में फर्क। ऑथर ये भी बताती हैं कि मैनिपुलेटर अक्सर अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस उनकी पोल खोल देते हैं। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. माइक्रो एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब या मिरर में प्रैक्टिस करके एक्सप्रेशंस पहचानना सीखिए। 2. किसी की आंखों पर ध्यान दीजिए, आंखें सबसे ज्यादा सच्चाई बताती हैं। 3. सिर्फ वर्ड्स पर मत जाओ, सिग्नल्स देखो। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी कुछ और कह रही है तो अलर्ट हो जाइए। 4. खुद की बॉडी लैंग्वेज सुधारिए ताकि आप भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रेडिएट कर सकें। क्या आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने में कर सकते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं कि हां, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लें तो आप खुद भी पावरफुल इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। जैसे सही पोस्चर से डोमिनेंस दिखाना, काल्म आई कांटेक्ट से ट्रस्ट बनाना, सही एक्सप्रेशन से सिंपैथी या अर्जेंसी पैदा करना। लेकिन ऑथर चेतावनी देती है, ताकतवर संकेतों का इस्तेमाल हमेशा ताकतवर नैतिकता के साथ होना चाहिए, वरना ये नॉलेज आपको एक मैनिपुलेटर बना देगी। एमी ब्राउन कहती हैं, हर इंसान के चेहरे पर एक लैंग्वेज लिखी होती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। इसलिए अगर आप सच और झूठ के बीच फर्क समझना चाहते हैं या दूसरों के इरादे पहले ही पहचानना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 9, साइकोलॉजिकल डिफेंस, हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड
फ्रॉम डार्क साइकोलॉजी। एमी ब्राउन इस आखिरी चैप्टर में हमें एक पावरफुल टूल किट देती है जिससे आप खुद को हर तरह की मेंटल और इमोशनल मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मैनिपुलेटर्स चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आपके पास सही साइकोलॉजिकल डिफेंसेस हैं तो आप उनके हर हथियार को बेअसर कर सकते हैं। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉलेज सिर्फ पहचानने के लिए नहीं, बचाव के लिए भी होनी चाहिए। डार्क साइकोलॉजी का असली मकसद होता है आपके माइंड को इतना कंफ्यूज करना कि आप अपना लॉजिक, जजमेंट और सेल्फ वर्थ तक खो बैठें। अगर आपने इन हिडन मैनिपुलेशंस से खुद को बचाना नहीं सीखा तो आप बार बार इमोशनली इस्तेमाल होते रहेंगे बिना ये जाने कि आप एक इनविजिबल ट्रैप में जी रहे हैं। एमी ब्राउन एक एक्सप्लेन शेयर करती है। सुमन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। उसका बॉस हर समय उसे गिल्ट फील कराता था। तुम्हारी वजह से क्लाइंट चला गया, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और हर बार उसे इमोशनल प्रेशर में ओवरटाइम काम करना पड़ता। एक दिन सुमान ने बाउंड्रीज सेट करने शुरू किए। उसने सीधा मना करना सीखा, बिना गिल्ट के। उसने खुद से एफर्मेशंस कहना शुरू किया, मैं गिल्ट की वजह से नहीं, अपनी वैल्यू के लिए काम करती हूं। धीरे धीरे बॉस का प्रेशर उस पर असर करना बंद हो गया। एमी ब्राउन बताती हैं, मैनिपुलेटर्स तभी तक सफल होते हैं जब तक आप खुद को कमजोर समझते हैं। ऑथर इस चैप्टर में क्या कहती है? एमी ब्राउन साइकोलॉजिकल डिफेंस को 3 लेवल्स में डिवाइड करती है। 1. मानसिक जागरूकता, पहचानना कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। 2. भावनात्मक नियंत्रण, दोष, डर और दायित्व को मास्टर करना। 3. प्रतिक्रिया प्रणाली, कैसे स्मार्ट तरीके से रिएक्ट करें बिना गुस्से या डर के। ऑथर ये भी बताती हैं कि एक स्ट्रांग माइंड सिर्फ नॉलेज से नहीं, अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए। ना कहना सीखिए बिना एक्सप्लेनेशन दिए। 2. रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। जो इंसान बार बार गिल्ट या फियर का इस्तेमाल कर रहा हो वो सेफ नहीं है। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकता, मैं अवेयर हूं। 4. साइलेंट ऑब्जर्वेशन की आदत डालिए। हर इंटरैक्शन में 20% बोलिए, 80% ऑब्जर्व कीजिए। 5वां, सपोर्ट सिस्टम बनाए। ऐसे लोग जिनसे आप इमोशनली स्ट्रांग फील करते हैं वो आपके साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को और मजबूत बनाते हैं। क्या आप खुद दूसरों को मैनिपुलेट करने से बच सकते हैं? एमी ब्राउन चेतावनी देती है, जब आप मैनिपुलेशन को समझ जाते हैं तो आप में ये पावर भी आ जाती है कि आप खुद दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहती हैं, पावर को यूज करना और मिसयूज करना, इन दोनों में बहुत पतली सी लाइन होती है, इसलिए वो अर्ज को रोकना भी एक डिफेंस है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेटर्स बाहर नहीं, हमारे अंदर की कमजोरियों में रहते हैं। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना लें तो कोई भी डार्क साइकोलॉजी आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये टूल किट सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं है, ये आपको मेंटली पावरफुल बनाने के लिए है। कंक्लूजन, याद रखो ये 9 बातें और कोई तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 1. मैनिपुलेटर्स दिमाग से खेलते हैं, जबरदस्ती नहीं करते, बस आपको वहीं ले जाते हैं जहां वो चाहते हैं। 2. गैसलाइटिंग आपको अपनी रियलिटी पर शक दिलाता है, इसलिए हमेशा अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना सीखो। 3. इमोशनल ब्लैकमेल में लोग डर, गिल्ट और ड्यूटी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खुद को इमोशनली क्लियर रखना बहुत जरूरी है। 4. नार्सिसिस्ट्स पहले प्यार से लपेटते हैं, फिर धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। चार्म के पीछे का मकसद पहचानो। 5. कवर्ट मैनिपुलेशन खामोश होती है लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देती है। डाउट को पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। चेक्स, एनएलपी दिखाता है कि सिर्फ वर्ड्स से भी इंसान का माइंड शेप किया जा सकता है। लैंग्वेज की ताकत को समझो। 7. सोशल इंजीनियरिंग में लोग एनवायरनमेंट और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। हर शाइनी चीज को सच मत मानो। 8. बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन से आप दूसरों के इरादों को डिकोड कर सकते हो। पढ़ना सीखो, सिर्फ सुनो मत। 9. और सबसे जरूरी, अपना दिमाग मजबूत बनाओ। साइकोलॉजिकल डिफेंस के बिना नॉलेज अधूरी है। याद रखो, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी आपको मेंटल कैदी नहीं बना सकता। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपके साथ
और ऐसी आई ओपनिंग नॉलेज शेयर कर सकें। धन्यवाद।